हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिना मिश्रा और आपके लिए लेकर आया हूं नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट लेक्चर्स। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने आज तक सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर के उस लेक्चर्स को देखें, ताकि उस लेक्चर्स को देखने के बाद आपको आगे का चैप्टर्स और आगे की टॉपिक्स को चीज़ों को समझने में और कोरिलेट करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि रिजल्ट क्लासेस का सिर्फ एक ही पर्पस है, 100 आउट ऑफ 100 सारे सब्जेक्ट्स में। और मैं बिल्कुल ये हमारा रिजल्ट क्लासेस नहीं, बल्कि यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले सारे टीचर्स जो 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने का। क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाए हुए जो टीचर्स होते हैं, उनको स्टूडेंट और टीचर के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं कि किस तरीके से कंटेंट को तैयार कराया जाए, जिससे कि आपको समझने में भी और साथ ही साथ अपने पेपर्स में उसको सॉल्व करने में या लिखने में काफ़ी आसानी हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला करके अपने आप को टॉपर के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और इसके लिए रिजल्ट क्लासेस आप लोगों के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। इसीलिए आपको अगर किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक्स में भी दिक्कत लगे तो आप उनके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी जो टीम है वो आपके लिए अलग से वीडियोस बनाएगा। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि योर टाइम इज़ money and money is very precious. So please come to the point, and now we will discuss about the making of Germany, and it is a very important topics, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आप किसी भी साल में देखेंगे तो आता ही रहता है। इसीलिए आज के स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ मैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी पे ही फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए समझना और ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन छूट जाएंगे, जिससे कि आपको तो कम मार्क्स आएगा ही आएगा और हम लोगों को भी बहुत ही ज्यादा दुख होगा। तो आइए देखते हैं कि मेकिंग ऑफ जर्मनी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है और साथ ही साथ अपने एग्जाम्स में उन सारे पॉइंट्स को लिखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक्स पे। तो देखेंगे कि जर्मन यूनिफिकेशन का जो सबसे पहले स्टेप्स लिया गया था, दैट मीन्स कि सबसे पहली बार जो पहल किया गया था वो किया गया था लिबरल्स के द्वारा। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लिबरल्स है वो हमेशा से ही क्या किया है कि आपको जहां भी मूवमेंट हुआ, चाहे वो फ्रांस में हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, चाहे वो यूरोप के किसी भी नेशंस की बात करें, तो वहां जब भी कोई भी रिवॉल्ट शुरू करने वाले हैं तो वो है हमारा लिबरल्स। और लिबरल्स के बारे में भी काफ़ी आप बाकी का वीडियोस देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, तो वहाँ पर लिबरल्स में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा उनके बारे में डिस्कस करूँगा नहीं। बस यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है वो लिबरल्स के द्वारा लिया गया है। किस चीज़ के लिए? तो जर्मन यूनिफिकेशन के लिए 1848 में। तो दैट मीन्स कि आपसे एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मन यूनिफिकेशन की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो कब से की गई थी? तो वो 1848 में। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए एमसीक्यू तैयार है। एक क्वेश्चन तो बन गया भाई, और एक नंबर भी आपको आ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। बट जैसे ही कई सेंटेंस में आता है और एग्जामिनर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि आगे बच्चा इसके बारे में नेगेटिव बात करने वाला है। और इससे क्या होता है कि उनका जो कॉपी चेक करने में आपके कॉपी के प्रति और आपके आंसर के प्रति जो उसका इंप्रेशन होता है वो पॉजिटिव चला जाता है, जिससे कि बाद में अगर थोड़ी बहुत भी गलतियां होती है तो फिर भी आपको वो फुल मार्क्स देते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। बट सप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ। अब देखेंगे कि इस लिबरल्स को सप्रेस करने के लिए, इनके जो रिवोल्ट्स हैं उस रिवोल्ट्स को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए कंबाइंड फोर्सेस, दैट मीन्स कि एक नहीं बल्कि कई लोग, जो कई सुपर पावर जो हैं, एक साथ हो गए और लिबरल्स को सप्रेस करने में लग गए। क्या वो चाहते थे कि जर्मन जो है वो यूनिफिकेशन जर्मनी का ना हो, बल्कि जर्मन जो है एक कॉन्फेडरेशन बन के रह जाए, डिवाइडेड स्टेट्स, डिवाइडेड किंगडम्स के रूप में बने रहे, बल्कि उनको यूनिफाइड नहीं किया जाए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन कंबाइंड फोर्सेस हैं कि जो जर्मन यूनिफिकेशन में बाधा बनते हैं, ऑब्स्टेकल्स बनते हैं लिबरल्स के रास्ते में, और लिबरल्स के साथ वो फाइट करके लिबरल्स को सप्रेस्ड कर देते हैं। तो उसमें जो पहला है वो तो मोनार्क। ऑब्वियसली अगर जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया जाता तो जो अभी वहां का प्रेजेंट में मोनार्क है वो मोनार्क नहीं होता है, बल्कि इसके जगह पर कोई दूसरा पावर में आता है। तो क्या कोई भी अपना कुर्सी खोना चाहता है? तो नो सर, बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से मोनार्क भी नहीं चाहता था
कि वो अपना चेयर को खोए और उसके जगह पर कोई और आकर के वहां का रूलर बने। अगली चीज इसमें है मिलिट्री। तो ऑब्वियस बात है, जो मोनार्क होगा उसके सपोर्ट में मिलिट्री होगा ही होगा। किसी भी कंट्री का, जैसे अभी हमारे कंट्री में जो लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, तो हमारा जो मिलिट्री है वो उनकी बातों को सुनेगा या हमारी बातों को? तो बिल्कुल आपको पता है कि उन्हीं की बातों को सुनेगा। तो मोनार्क के साथ क्या हो जाता है? मिलिट्री हो जाता है। और मिलिट्री के बाद जो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, जिनको जंकर्स बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर पूछ दिया जाए एमसीक्यू में हु वाज द जंकर्स, तो कौन था? एक तो ये लैंडलॉर्ड्स थे, आप बोल सकते हैं, ऑप्शन में मिलेगा कि लैंडलॉर्ड्स था। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जंकर्स बिलोंग टू व्हिच कंट्री, तो प्रूसिया। कुल मिलाकर के यहां से यहां तक में आपके 2 एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। बट हुआ क्या कि जर्मनी में स्टार्ट तो हुआ जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस, बट लिबरल्स के द्वारा सप्रेस्ड कर दिया जाता है। तो कब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ? तो जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ, तभी तो चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है द जर्मन यूनिफिकेशन। तो इसका मतलब है कि इसका यूनिफिकेशन हुआ है, बट कौन, कैसे और कैसे? क्योंकि मोनार्क, मिलिट्री और लैंड ओनर्स एक साथ हो गए और लिबरल्स को उन्होंने सप्रेस कर दिया है, मूवमेंट को तूने खत्म कर दिया है। तो फिर कैसे हुआ? तो आइए देखते हैं। लेकिन हुआ है तो कैसे हुआ है, तो मैं बताता हूं आपको। तो आइए देखिए। तो अब उसके बाद क्या होता है कि देन प्रूसिया टुक द लीडरशिप। अब क्या करता है कि जर्मन यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है? तो प्रूसिया। क्योंकि कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है सर कि व्हाई प्रूसिया? क्योंकि आप देखेंगे कि जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, वो कहां के थे? प्रूसिया के। और उन्होंने किस चीज का सपोर्ट कर दिया कि जर्मन का यूनिफिकेशन ना हो। तो अब क्या होता है कि प्रूसियन गवर्नमेंट ही आ जाता है लिबरल्स के साथ कि नहीं, जर्मन यूनिफिकेशन होगा और ये होना चाहिए, और तभी जर्मनी का डेवलपमेंट होगा। और जो लोग यहाँ के सफरिंग कर रहे हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैंने पहले लेक्चर्स में काफी इस पर डिस्कस कर रखा है, तो उनको, उन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होना चाहिए, उन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब जर्मनी को यूनिफाइड किया जाएगा। और इस तरीके से जो प्रूसियन गवर्नमेंट है वो जर्मनी के लिबरल्स के साथ चले आते हैं कि चलिए और हम लोग एक साथ मिल करके जर्मन यूनिफिकेशन को पूरा करेंगे और मोनार्क को यहां से हटाएंगे और जर्मनी को एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन बनाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो नेशनल यूनिफिकेशन के लिए आगे कौन चलाता है? तो प्रूसिया। अब तो यहां पर देखेंगे कि प्रूसियन चीफ मिनिस्टर है, आपको बिल्कुल याद रखना है। आपको पूछ देगा हु वाज द प्रूसियन चीफ मिनिस्टर, तो आपको याद रखना है ओटो वन बिस्मार्क। कौन था प्रूसियन चीफ मिनिस्टर? ओटो वन बिस्मार्क। और यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। याद रखेंगे, मैं रिपीट करता हूं कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। फिर से रिपीट करता हूं, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो यहां पर आपका आंसर होगा ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क, इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि आए दिन ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, बार बार किया जाता है। ये लिखने में भी और एमसीक्यू में भी यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओटो वन बिस्मार्क है उसी को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जब यहां पर प्रूसियन चीफ मिनिस्टर, जैसा कि आपने देखा कि वहां पर जर्मनी में जब मोनार्क आगे आया तो मोनार्क के साथ कौन आया था? मिलिट्री आया था, और उसकी मदद से उन्होंने सप्रेस्ड कर दिया था लिबरल्स को, लिबरल्स के मूवमेंट को। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होता है। यहां पर क्या होता है कि जब प्रूसियन गवर्नमेंट सामने आते हैं तो इनके साथ भी जो इनका आर्मी है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स बच्चे बोलते हैं ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं? ऑफिसर्स को। और आर्मी तो आप जान ही रहे हैं। तो यहां पर आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं प्रूसियन चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क के साथ, और ये लोग निकल पड़ते हैं जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। तो आइए देखते हैं। प्रूसिया फाउट 3 वॉर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कितना वार लड़ा? तो 3 वॉर्स। प्रूसिया ने 3 वार लड़े, और तीनों वार्स कितने? 7 इयर्स तक, अगले 7 साल तक उन्होंने 3 वार्स लड़े। किससे किससे? तो पहला ऑस्ट्रिया से, दूसरा डेनमार्क से, तीसरा फ्रांस से, और फाइनली इसमें क्या होता है? एंडेड विद विक्ट्री, प्रूसियन विक्ट्री, और जाकर के प्रूसिया की विक्ट्री हो जाती है। तो दैट मींस कि जो प्रूसियन गवर्नमेंट होते हैं वो अपने आर्मी, अपने ब्यूरोक्रेट्स और साथ ही साथ जर्मन के लिबरल्स के साथ मिलकर के लगातार आपको 3 वार्स लड़ते हैं। 7 सालों में 3 वार्स, और एक ऑस्ट्रिया के साथ, तो दूसरा वो डेनमार्क के साथ, और तीसरा वो लड़ते हैं किसके? फ्रांस के साथ। और इस तरीके से
प्रूसिया जो है इस वार को जीत लेता है। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा जर्मनी है, तो इसका मतलब है जर्मनी के कुछ हिस्सों पे ऑस्ट्रिया का रूल था, तो कुछ हिस्सों पे डेनमार्क का रूल था, तो कुछ हिस्सों पे फ्रांस का रूल था। तो इस तरीके से इनको 3 वार्स एंड 7 ईयर्स में लड़ाई करके फाइनली वो क्या करते हैं कि इस वार को जीत जाते हैं। और अब इससे आपको पता चलता होगा वार को जीत जाने का मतलब क्या हुआ कि यहां से ऑस्ट्रिया को हटा देना, डेनमार्क को हटा देना, फ्रांस को हटा देना। तो कुल मिला के जब ये तीनों नेशन जो आपको कब्जा करके रखा है, जो आपको अपने कंट्रोल में रखा है, अगर उसको हटा दिए तो आप बन गए क्या? आजाद। दैट मीन्स कि नाउ जर्मनी इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और जर्मनी बन जाता है एक इंडिपेंडेंट नेशन। तो अभी देखते हैं कि जब ये वार खत्म होता है, जब प्रूसिया इन लोगों को हरा देता है तो क्या होता है। तो उसमें ये डेट आपको बिल्कुल याद रखना है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जनवरी 1871 में जो प्रूसियन किंग है। अब एक बात यहां समझने वाली बात है कि आपको पता है कि कोई भी आदमी अगर आपका साथ देता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ होता है। दैट मीन्स तो यहां पर क्या प्रूसिया ने फ्री फंड में जर्मनी का मदद किया, जर्मन के लिबरल्स का मदद कर दिया कि उसको इंडिपेंडेंट नेशन बनने में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं। प्रूसिया ने ऐसा कोई भी वेलफेयर का काम नहीं किया, बल्कि प्रूसिया ने जब जर्मनी को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया तो उसके बदले में देखिए कि उन्होंने क्या लिया। तो बहुत बड़ा चीज लिया। उन्होंने क्या किया कि विलियम फर्स्ट जो प्रूसिया के थे, उनको उन्होंने क्या किया? प्रोक्लेम्ड एज ए जर्मन एम्पेरर। एम्पेरर का मतलब क्या होता है भैया? तो जर्मनी का राजा, जर्मनी का राजा। तो देखिए उन्होंने कितना बड़ा चीज लिया कि उन्होंने अगर जर्मनी को यूनिफिकेशन में मदद किया तो इसके बदले में प्रूसिया ने क्या किया कि जर्मनी में अपना ही राजा बनाया। एक प्रूसियन जो थे वो जर्मनी का एम्पेरर बनता है, शासक बनता है, रूलर बन जाता है, और जिसका नाम है विलियम फर्स्ट। आपको नाम याद रखना है, विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट। और यहां से क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? हु वाज द एम्पेरर, या हु बिकेम द एम्पेरर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। हु बिकेम द एम्पेरर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी, याद रखेंगे। हु बिकेम द एम्पेरर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी, तो इसका नाम है क्या? विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट, ये बन जाते हैं। और ये जो इनको प्रोक्लेम, दैट मीन्स कि इनको जो एम्पेरर बनाने का जो सेरेमनी होता है, जो प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, वो घोषणा किया जाता है कि विलियम फर्स्ट जो है वो जर्मनी का एम्पेरर बनेगा, वो होता है भैया वर्सलीज में। याद रखेंगे कहां पर? तो वर्सलीज में। अब देखते हैं कि यहां जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है जर्मनी में, वो क्या दिखाया कि डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रूसियन डोमिनेंस। हालांकि ये चीज आप पहले वाले पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि प्रूसियन डोमिनेंस कैसे, कि अगर जर्मनी में नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ तो इसके बदले में प्रूसिया ने अपना ही आदमी को जर्मनी का एम्पेरर बना दिया। एक तो डोमिनेंस ये हो ही गया, बट छोड़िए उसको, बट हाउ, कैसे, अच्छे तरीके से और समझते हैं और इसको डिटेल करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि प्रूसियन मेजर्स, दैट मींस कि जितनी भी सारी सिस्टम था, चाहे गवर्निंग सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, बैंकिंग था, लीगल सिस्टम था, वो सारी चीजें प्रूसियन जो सिस्टम था उसको इम्पोज कर दिया जर्मनी में। इसका मतलब कि प्रूसिया में जैसा बैंकिंग सिस्टम था, जैसा लीगल सिस्टम था, जैसे जुडिशियरी, लीगल का मतलब क्या? जुडिशियरी जो कोर्ट होते हैं, उनसे जैसा सिस्टम था, उन सारी चीजों को यहां पर ला करके थोप दिया गया। तो यहां पर प्रैक्टिसेस ऑफ एम बिकेम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। दैट मीन्स कि जैसा जर्मनी में प्रूसियन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया, इंपोज किया गया, वही सिस्टम पूरे यूरोप में फॉलो होना भी शुरू हो जाता है। तो देखेंगे जैसे प्रूसियन किंग प्लेस्ड, अब प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट, कौन? विलियम फर्स्ट। प्रूसियन किंग किसके बारे में बात कर रहा है? तो विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट ने एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, उन्होंने पहला चीज क्या किया कि करेंसी को मॉडर्न बनाया। दैट मींस कि जर्मनी में पहले करेंसी रहा होगा, उस करेंसी में कुछ उन्होंने चेंजेस किया जिससे कि वहां के करेंसी को मॉडल बनाया, न्यू बनाया, मॉडर्न बनाया। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में उन्होंने सुधार किया। लीगल सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी आपको बोल ही दिया कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसा बनेगा। जुडिशियल सिस्टम, दैट मींस कि जो वहां का कोर्ट है उसमें भी जो सारी चीजें जैसा प्रूसिया में चल रहा था, उन्हीं सारी चीजों को उन्होंने जर्मनी में इंपोज कर दिया।
तो आज के लिए इतना ही, और मेरे तरफ से आपके लिए क्वेश्चंस है। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से करेंगे, और बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है इसको हम बोल सकते हैं बोर्ड मॉडल। ये बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने घर पे लिखना है और हमें बताना है कि कैसा रहा। तो इस क्वेश्चन में व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रूसिया इन जर्मन यूनिफिकेशन, जो कि इतना आपने काफी डिटेल्स में पढ़ रखा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बोर्ड में बनाए जा सकते हैं, और जो कि इस टॉपिक से सीधा देखेंगे रिलेटेड है। तो आपको इसका आंसर करना है और बिल्कुल बताना है कि इसका आंसर आपको गारंटी लिखना है घर में, और देखेंगे कि आप लिख पाते हैं। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।